नेपाल के युवा आंदोलनकारियों ने सुशीला कार्की को अंतरिम नेता चुना है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ नेपाल की इकलौती महिला चीफ जस्टिस रही हैं। काठमांडू की सड़कों पर फिलहाल कर्फ्यू का सन्नाटा है। इस बीच नेपाल के जेनजी प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। 4 घंटे चली वर्चुअल बैठक के बाद उन्होंने देश का अंतरिम नेतृत्व संभालने के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम आगे किया। ये कदम नेपाल की मौजूदा राजनीति के लिए जितना चौंकाने वाला है, उतना ही उम्मीदों से भरा भी। बैठक में साफ कहा गया कि कोई भी युवा जो राजनीतिक दलों से जुड़ा हुआ है, उसे नेतृत्व का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। मकसद था इस आंदोलन को पूरी तरह निष्पक्ष और गैर राजनीतिक बनाए रखना। सुशीला कार्की इस समय किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ी हुई नहीं है। एक सिविक एक्टिविस्ट और पूर्व जज होने के कारण वो इस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई। काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह और युवा नेता सागर धकाल का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन आंदोलनकारी युवाओं ने माना कि वर्तमान हालात में कार्की जैसी शख्सियत, जिनकी छवि न्यायप्रिय और निष्पक्ष रही है, वही जनता का भरोसा जीत सकती है। सेना प्रमुख अशोक राज सिगदेल ने पहले सुझाव दिया था कि प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी या दुर्गा प्रसाद से बात करनी चाहिए। अब इसमें युवाओं ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया। वो किसी भी ऐसी ताकत से दूरी बनाना चाहते हैं जिसका राजनीतिक एजेंडा हो। सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को विराटनगर में हुआ। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी कार्की ने कानून की पढ़ाई के बाद 1979 में विराटनगर से वकालत शुरू की। फिर 1985 में उन्होंने महेंद्र मल्टीपल कैंपस धरान में सहायक अध्यापक के तौर पर काम किया। 2007 में वो सीनियर एडवोकेट बनी। 22 जनवरी 2009 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज नियुक्त किया गया और 2010 में स्थायी जज। 2016 में वो नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी। वो खुद में ऐतिहासिक पल था। 11 जुलाई 2016 से लेकर 7 जून 2017 तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बागडोर संभाली। कार्की के कार्यकाल में बड़े फैसले हुए, लेकिन 2017 में उन पर माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस ने महाभियोग प्रस्ताव ला दिया। इस कदम का देश भर में विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी संसद को रोकने का आदेश दिया और आखिरकार प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस प्रकरण ने कार्की को एक ऐसी शख्सियत बना दिया जो दबाव के बावजूद डटी रही। कार्की की शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जिनसे वो बनारस में पढ़ाई के समय मिली। सुवेदी उस वक्त नेपाली कांग्रेस के चर्चित युवा नेता थे और पंचायती शासन के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सक्रिय थे। यहां तक कि एक विमान अपहरण कांड में भी उनका नाम सामने आया था। न्यायपालिका से रिटायर होने के बाद कार्की ने किताबें भी लिखी। 2018 में उनकी आत्मकथा न्याय आई और 2019 में उनका उपन्यास कारा प्रकाशित हुआ, जो विराटनगर जेल के अनुभवों पर आधारित है।